22 अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूँ दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया या मैं कहूँ कि करके दिखाया वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, अब मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूँगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा, 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा। इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका। यहाँ तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया और मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं चलेंगे। मुझे स्मरण है और आप में से अनेक लोगों के ध्यान में होगा, इस घोषणा के बाद मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा आतंकी मुल्क पाकिस्तान हिला था, बौखलाया था। उनके मंत्रियों और राजनेताओं के बयान का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, आप सबके ध्यान में होगा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी मिलिट्री एक्शन के पहले भारतवर्ष इतना कठोर कदम उठा सकेगा जो उसकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मैं श्री संत कुमार शर्मा जी को इंडस वाटर ट्रीटी पर उनके मोनोग्राफ के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2 दशक से भी अधिक समय तक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के अध्ययन में गुजारे हैं। 2020 में इंडस वाटर स्टोरी नाम से उनकी एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई, जिसका जिक्र अभी हुआ है। आज विमोचन किए गए मोनोग्राफ में संत शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी के एक्शन के साथ साथ इस ट्रीटी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का भी गहराई से एक शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा है कि तत्काल भले ही अत्यधिक लाभ भारत को न मिले, क्योंकि हमारा आधारभूत ढांचा अभी विकसित नहीं है, लेकिन इन नदियों का जल का सही इस्तेमाल कर भविष्य में जम्मू कश्मीर देश का पावर हाउस बन सकता है। जम्मू के बंजर क्षेत्रों को इससे सिंचित किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार करेगा, पावर प्लांट
और नए एरियाज़ में डाइवर्जन के द्वारा हमारा पानी केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे हिस्से में भी काम में आएगा। मित्रों, पाकिस्तान पर इसके पड़ने वाले दूरगामी परिणाम के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान अपनी 16 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 80% और कुल जल उपयोग के 93% के लिए इंडस वाटर सिस्टम पर आश्रित है, निर्भर है। पाकिस्तान के लगभग 237 मिलियन आबादी को इंडस वाटर सिस्टम भोजन और आजीविका दोनों देता है। इंडस वाटर सिस्टम पाकिस्तान में गेहूं, चावल और कपास की जिन फसलों को सींच रहा है, उनका पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/4 1/4 कंट्रीब्यूशन है। आने वाले भविष्य में इस ट्रीटी के निलंबन का सीधा असर आतंकी मुल्क की इकॉनमी पर पड़ेगा। उसे ऐसा सबक मिलेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी याद रखेंगी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब भारत का पानी भारत के ही हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के लोगों के काम आएगा। इस ट्रीटी के निलंबन से अब झेलम और चिनाब नदियों पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह होगा और इससे जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास में एक नई गति आएगी। मैं मानता हूं कि संत कुमार शर्मा जी ने ये बहुत उचित और सही समय पर, जो कहा जाता कि यही समय है, सही समय है, ये मोनोग्राफ पब्लिश किया है। युवा पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि ये ट्रीटी क्यों हुई, इसके विभिन्न ऐतिहासिक पहलू तथा अनेक लॉ मेकर्स की आपत्तियों को भी देश को जानना बड़ा जरूरी है, जिस पर संत कुमार शर्मा जी ने अपने मोनोग्राफ में बेहद सधेज तरीके से प्रकाश डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि हमारा देश कैसे बर्बाद हो गया। अगर आप 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी का अध्ययन करेंगे तो आपको सदमा लगेगा। उस ट्रीटी में निर्णय लिया गया था कि जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई भी नहीं की जा सकती, डीसिल्टिंग नहीं होगी और यहाँ तक कि सेडिमेंट, जिसे हम हिंदी में तलछटी कहते हैं, उसको साफ करने के लिए बांधों के नीचे द्वार भी जम्मू कश्मीर या भारत नहीं खोल सकता है। 60 वर्षों तक ये द्वार पूरी तरह बंद थे। इस ट्रीटी से संबंधित अन्य तमाम खामियों को देश की संसद में भी पहले उजागर किया गया है। संत जी ने कुछ डिबेट्स को अपने मोनोग्राफ में शामिल भी किया है। मैंने लोकसभा की, जब मुझे इन्होंने कहा कि आना है, तो लोकसभा की डिबेट मैंने पढ़नी शुरू की। 65 वर्ष पहले फिरोजपुर से सांसद श्री इकबाल सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो बोला वो मैं कोट करता हूँ। अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान को खुश करने की पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी से जो एक किस्म का धक्का भारतवासियों को लगा है, वह किसी और समझौते से नहीं हो सकता था। ये श्री इकबाल सिंह जी कह रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र आवश्यक समझता हूँ, फिर से दोहराना, कि श्री इकबाल सिंह जी उसी सत्ताधारी पार्टी के ही माननीय लोकसभा सदस्य थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर और भी इशारा किया कि जिस समझौते से करोड़ों लोगों की जिंदगी और भाग्य जुड़ा हो, उसमें संसद की मंजूरी न लिया जाना, जिसे उस समय की सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया, ये भी राष्ट्रहित का फैसला नहीं है।
उस समय शायद एक भ्रामक तथ्य बताया गया, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हिंदुस्तान कोल्ड वार से बच जाएगा। इकबाल सिंह जी का इस संबंध में लोकसभा में बयान है। कहा जाता है कि इस फैसले की वजह से हम कोल्ड वार से बच गए, लेकिन मुझे इसकी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ तक कि उस समय की सत्ताधारी पार्टी के सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, उनको कहना पड़ा कि ऐसी ट्रीटी है जिससे भारत को सिर्फ नुकसान हुआ है। उन्होंने किसी अध्ययन का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया और कहा कि 1970 में भारत को सिर्फ ट्रीटी से 100 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान होगा। ये उस समय का आकलन था। हरीश चंद्र माथुर साहब ने लोकसभा के अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जिसका जिक्र करना चाहूँगा, कि जम्मू कश्मीर के संबंध में आवश्यक है, मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि समझौते में भारत ने अपने हितों की जितनी कुर्बानी दी है वह शायद ठीक होता अगर कश्मीर से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। माथुर साहब ने अपने भाषण में ये भी संकेत दिया कि पाकिस्तान से ज़्यादा भारत चाहता था कि ये समझौता हो जाए। आज ये बात समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों था। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको समझिए। शायद एक्सपर्ट या इतिहासकार, आप जैसे विद्वान आगे भविष्य में इस पर पुस्तक भी लिखेंगे, टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन अगर जानबूझकर हिंदुस्तान के भविष्य की कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो ये देश के साथ विश्वासघात था, भारतवासियों को धोखे में रखने की बहुत बड़ी साजिश थी। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा, एंड आई वुड लाइक टू कोट, विवाद के लगभग हर प्रमुख मुद्दे पर भारत ने अपने हितों की कीमत पर पाकिस्तान की इच्छाओं के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद इसी कश्मीर के थे श्री अशोक मेहता। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने खतरा बताया था और उनका कहना था कि जब दो देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी तब ये उम्मीद थी कि शायद इसके सुखद परिणाम होंगे, जिनका सबसे बड़ा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, लेकिन वह नहीं हो पाया। इस वन साइडेड ट्रीटी के दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में जरूर दिखाई पड़ेंगे। संविधान सभा के सदस्य रहे अरुण चंद्र गुहा भी उस समय सत्ताधारी दल के सदस्य थे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का जमकर विरोध किया था और कहा था कि भारत के लोगों में ऐसी भावना है कि जब भी हम पाकिस्तान के साथ किसी समझौते पर बातचीत करते हैं तो शायद पाकिस्तान को खुश करने की हमारी ओर से ज़्यादा चिंता रहती है, जिसके कारण हम राष्ट्र के हितों की बलि दे देते हैं। अभी वाजपेयी जी का जिक्र मेरे पूर्व हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तत्कालीन सरकार को चिताया था, ट्रीटी के बारे में चेतावनी दी थी। हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने उस समय ही महसूस किया था या देख लिया था इंडस वाटर ट्रीटी से भारत को आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को अनुचित कीमत देने की कोशिश की है और उसके बाद भी पाकिस्तान की मित्रता मिलेगी, कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। अगर इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित लोकसभा की कार्रवाई को आप पढ़ेंगे तो एक बात एकदम स्पष्ट है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अनेक राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि इस तरह की एक तरफा ट्रीटी करने की आखिर क्या मजबूरी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं था, चाहे चीन हो, कश्मीर हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी हो। हर मुद्दे पर देश के हितों के साथ
आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि समझौता हो गया, समझौता हुआ था। उन भूलों को ठीक करने का काम अब प्रारंभ कर दिया है देश ने। और पहलगाम हमले के पश्चात इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखने के साथ साथ अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति भी समाप्त कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन हो गया, मुझे लगता है कि उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। भारत ने दृढ़ता से यह दोहराने का काम किया है कि एकमात्र मुद्दा जिस पर बात हो सकती है वह पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भी किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा जो अपनी संप्रभुता के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मित्रों, पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग 22 अप्रैल के बाद खड़े हुए थे, हफ्तों तक सड़कों पर प्रदर्शन हुए, उससे एक बात साफ हो गई कि अब जम्मू कश्मीर के लोग और विशेषकर से वे लोग जिनके मन में कभी संशय हुआ करता था, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि ये शुभ संकेत है, क्योंकि हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षा बल लंबे समय से आतंकवाद समाप्त हो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन लोकल सपोर्ट मिलना जिस दिन बंद हो जाएगा, आतंकवाद लंबे समय तक नहीं चल सकता। और मुझे लगता है कि वो स्थिति लगभग आ गई है, कुछ चंद लोगों को छोड़, जिसके बारे में माननीय कुलपति जी कह रहे थे कि जो नैरेटिव चलाते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने अनेक पीढ़ियों को बर्बाद किया है, आम कश्मीरी समझ गया है। इसलिए सुनहरे भविष्य के लिए वो भी आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जून में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप सब जानते हैं कि लगभग 3 दशक तक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनेक निर्दोष नागरिकों का खून बहाया था, लेकिन अनेक ऐसे लोग थे जिनके परिजनों की फरियाद नहीं सुनी गई। संत कुमार शर्मा जी उस समय जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करते थे। उन्हें ज़रूर ध्यान होगा कि पाकिस्तान के इशारे पर हजारों कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर के निवासियों की हत्या हुई, लेकिन अनेक मामले में FIR तक भी दर्ज नहीं हुई। टेरर इकोसिस्टम ने दशकों तक यहाँ एक अलग रिवाज और दस्तूर चलाया था। जो लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे उनकी मौत पर तो जुलूस निकलता था, लेकिन जो निर्दोष लोग बेवजह मारे जाते थे उनके जनाजे के लिए न जगह मिलती थी, न कोई फतवा पढ़ने आता था, न जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स थे उनके दबाव में असली विक्टिम के दरवाजे पर दस्तक देने में भी लोग हिचकते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जो आतंकवादियों के जनाजे में अवश्य ऐसे बहुत से लोग थे जो आतंकवादियों के जनाजे में तो जरूर जाते थे। उन्हें आतंकवादियों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर अपना कैरियर बनाने में आनंद आता था। चंद लोगों के दबाव में एक नैरेटिव चलाया जाता था कि आतंकवादी विक्टिम है, पुलिस और आर्मी हमलावर है। जो आम कश्मीरी मारा जाता था उसकी गिनती तक नहीं होती थी। अब उन परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित हो इसकी एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनके निकटतम परिजनों को जिनकी हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी, बड़ी मात्रा में आवेदन आए हैं। एक आवेदन को ध्यानपूर्वक निस्तारित किया जाए ताकि इसमें कोई गलती न हो, इसका गंभीर प्रयास चल रहा है। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम से कि ऐसा कोई व्यक्ति बचेगा नहीं
जो वाजिब हकदार है उसे नौकरी न मिले, उसे आर्थिक सहायता न मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेल्पलाइन भी जारी किया है। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है उन मामलों में FIR भी होगी, कार्रवाई भी होगी। ऐसी बातें भी ध्यान में आई हैं कि परिजनों की हत्या भी की गई और उनकी संपत्ति भी आतंकवादियों ने जब्त कर लिया। वो कब्जे भी समय सीमा के भीतर अगस्त माह में ही खाली करा दिए जाएंगे। ये कई फैसले प्रशासन ने किए। जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों के टूटे हुए सपनों को फिर से मैं समझता हूँ ये फैसला जोड़ेगा। वर्षों से जो न्याय का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार समाप्त होगा। आज इस अवसर पर मैं एक और तथ्य की ओर संकेत करूँगा। 3 दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तान में बसे आतंकवादी ग्रुप आम जम्मू कश्मीर वासियों का खून बहा रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग मर्यादा और लोक लज्जा भूलकर कुछ ऐसी जुबान बोलते हैं, मैं समझता हूँ जो उचित नहीं है। कल TRF को अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर को इन लोगों से ज़्यादा खतरा है। मैं बात ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर भी कानून अपना शिकंजा कसे, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता पर जो भी सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ आवश्यक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह के जब शब्द कहे जाते हैं कि कश्मीर घाटी में आने वाली ट्रेन ये डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये भी बात कही जाती है कि हम खुद घाटी में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये भी बात कही जाती है कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। ये भी बात कही जाती है कि अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म बढ़ रहा है, मेहमान यहाँ की तहजीब बिगाड़ रहे हैं, डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात कही जाती है। तो मैं समझता हूँ ये वही भाषा है जो TRF के लोग बोलते हैं। हमारे पुलिस के बहादुर जवान, सुरक्षा बल, आर्मी के लोग दिन रात जनजीवन की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की के लिए लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ राष्ट्र को न्यौछावर कर इस मिट्टी की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका अपमान करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। ईश्वर के वास्ते ऐसी भाषा बोलना कृपा करके बंद करिए। जम्मू कश्मीर के मासूमों की लाश पर बहुत व्यक्तिगत विकास हो गया, अब उन्हें बख्शने की ज़रूरत है। नई पीढ़ी नए सपने के साथ शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप उन्हें सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम खामोश रहिए, ताकि बिना किसी दबाव के वो इज्जत से जी सकें। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर भारत ने पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दिया है। अब आने वाले भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं कई बैठकों में शामिल रहा हूँ, ये वक्त नहीं है कि उसके विवरण में मैं जाऊँ जब तक वो पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले लेता है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि भारत सरकार बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी डिफाइन हो गई है और पैसे की कमी इसमें नहीं आएगी। ये फैसला भारत की पूरी सरकार और प्रधानमंत्री का है। संत कुमार शर्मा जी ने भी अपने मोनोग्राफ में तमाम रिकमेंडेशंस दिए हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोगों ने कहा कि ये शोधार्थियों, रिसर्चर्स के लिए काम आएगी। मुझे लगता है कि रिसर्चर से ज़्यादा ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काम आएगी। मैं एक बार पुनः इस मोनोग्राफ के लिए संत कुमार शर्मा जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस पुस्तक के बारे में यही कहूँगा, मस्ट रीड दिस बुक। ये किताब ज़रूर पढ़िए। अगर आपको भारत से प्रेम है तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।